नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। हमेशा से मेरे प्रोग्राम में मैं आपको किसी न किसी खास शख्स से मिलवाती हूं, रूबरू करवाती हूं, उनसे उनकी जीवनी के बारे में जानते हैं, वो क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ नए प्लानिंग्स करते हैं, वो सारी चीजें आपको मेरे शो में देखने को मिलती है। आज मेरे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के चुनाव में दूसरी बार विजय घोषित हुए गजराज सिंह जी राजावत मेरे साथ हैं। सर का बहुत स्वागत करेंगे। और सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और पहला सवाल दागने से पहले मैं आपको बधाई दूंगी हमारे समाचार की टीम की तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, दूसरी बार विजय हुई है। पहला सवाल तो यही है सर, जीत हुई है, दूसरी बार जीते हैं, खुशी कैसी है? बिल्कुल, सभी हमारी जो युवा टीम है, सारे अधिवक्ता हैं, सब में पूरे हर्ष और उल्लास, हमारे पूरे जो परिवार में सब जगह खुशी की बहुत लहर है कि मैं लगातार दूसरी बार अध्यक्ष का चुनाव जीता हूँ। और पूर्व में मैं लगातार 3 बार महासचिव रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार में, और मेरा 5वां चुनाव वकीलों के बीच में था जो मैं विजय हूँ। तो मतलब सर उपलब्धियां तो काफी सारी इकट्ठी कर रखी हैं आप। सब उपलब्धियां नहीं है, इसमें है प्यार है जो भाइयों से मिला है और जो जिम्मेदारी लगातार मिलती जा रही है उसको लगातार निभाते जा रहे हैं। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे भी चुनाव लड़ना है लगातार? बिल्कुल, जैसा भी हमारी टीम ग्रुप और मेरे जो सीनियर और मेरे साथ के युवा साथी अधिवक्ता और वैसे जो भी हमारे साथ के हैं उनको जैसा राय करेंगे वैसे आगे भविष्य में तय करेंगे। चलिए सर, एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है आपको कि अध्यक्ष पद पर आप चुनाव जीते हैं। सर, सबसे पहले क्या प्राथमिकता होती है एक अधिवक्ता के तौर पर कि मुझे बाकी जो एडवोकेट्स हैं उनके हित में ये काम करना है? क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे अधिवक्ता भाई है तो न्यायालय में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किया जाता है। हम जितना घर पे रहते हैं उतना ही न्यायालय में रहते हैं। हम चाहते हैं कि न्यायालय में जो अव्यवस्थित व्यवस्था है जिसको हमने लगातार 8 साल से सुधारने का प्रयास किया है, जिसमें राजस्थान सरकार का सहयोग भी रहा है और आगे भी हम सहयोग लेते रहेंगे, वो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। न्यायालय में जो पानी की पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं रह पाती, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं रह पाती, जो क्लाइंट आते हैं उनके लिए भी असुविधा रहती है और वकीलों के लिए भी असुविधा रहती है। सबसे पहले चाहेंगे कि न्यायालय में जो सुविधा रहे वो सारी सुविधाएं राजस्थान सरकार से मांग करेंगे, जो है वो सुविधाएं हमको मिले। अक्सर सर हम भी जब जिक्र करते हैं अधिवक्ताओं का तो कहीं ना कहीं हमें भी देखने को मिलता है कि अधिवक्ता अपने हित के लिए भी लड़ते हैं कि हमारी मांगे कई बार पूरी नहीं होती हैं। तो वो क्या मांगे अगर आप कुछ बता पाएं? कई बार कहते हैं कि हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, इनके लिए हम लड़ रहे हैं, कुछ मांगे आप बता पाएंगे? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। हम लोगों के लिए लड़ते हैं, निःशुल्क पैरवी भी करते हैं और जो न्याय दिलाता है। लेकिन हमारे साथ भी कई बार क्या होता है कि जो हमारा अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है वो विचाराधीन है, वो पेंडिंग चल रहा है। कारण क्या है कि हम गंभीर अपराधी जो होते हैं उनकी पैरवी करते हैं। उन अपराधियों के कारण या फिर किसी न किसी कारण से द्वेष भावना से रंजिशवश हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमारे अधिवक्ता भाइयों पर हमले होते हैं। इस कारण जैसे कि मैं कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय उनके भी हमले होते हैं और इसलिए हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, पत्रकारी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जो प्रोटेक्शन एक्ट अभी विचाराधीन है, जो पूर्व में विधानसभा में पारित हुआ आज तक लागू नहीं हुआ, तो हमारी प्रथम मांग यह है कि हमारा जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, प्रोटेक्शन एक्ट तो देखिए जरूरी है होना। तो जब आप लोग इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों पर कब विचार किया जाएगा? बिल्कुल, जब पूर्व में नई सरकार अभी आई है और पूर्व की सरकार ने विधानसभा में पारित किया था, हम वापस है ना जो पूरे राजस्थान को एक करके और वापस इस प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम वो करेंगे। अभी जो हमारे हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट बार में और जयपुर बार में और आसपास की जयपुर की जो सारी बार में युवा टीम जीत के आई है और संघर्षशील अच्छे अध्यक्ष आए हैं, उन सबके अध्यक्षों के साथ मिलकर हम चर्चा करके शीघ्र ही है ना जो वकीलों की समस्या है, प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा हमारे युवा अधिवक्ता उनको स्टाइपेंड, हमारे जो बुजुर्ग अधिवक्ता उनके लिए पेंशन का कार्य और जो हमारे नए अधिवक्ता उनको लाइब्रेरी वगैरह के लिए राजस्थान सरकार बैंकों से बिना ब्याज के लोन दिलाए, उन सब के लिए हम एक रूपरेखा तैयार करके शीघ्र ही बड़ा आंदोलन करेंगे और मांग मनवाएंगे। सर, आप जब चुनाव के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपके कौन से मुद्दे थे कि मेन 2-3 मुद्दे ये हैं कि मुझे इन पर तो खास तौर पर फोकस करना है या इन पर मुझे काम करना है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। हम हमारे कलेक्ट्री परिसर में हम रहते हैं। कलेक्ट्री परिसर हमारे रेवेन्यू का कार्य होता है और रेवेन्यू अधिकारी हमारे वो बैठते हैं। हम चाहेंगे कि रेवेन्यू अधिकारियों को ज़्यादातर को फील्ड में लगा दिया जाता है तो न्यायालय में पैरवी सुचारू रूप से नहीं हो पाती और न्यायालय में समय नहीं दे पाते कि उनको जो कभी PM आ रहा है, कभी CM आ रहा है, इस व्यवस्था में उनको लगा दिया जाता है। तो न्यायालय में बैठने का समय ज़्यादा से ज़्यादा समय हम चाहेंगे रेवेन्यू अधिकारी दे, जिससे जनता को न्याय मिल सके। क्योंकि हमारी जो रेवेन्यू कोर्टें हैं उन कोर्टों में ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, वो ग्रामीण से लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पूरे जयपुर जिले से आते हैं। वो जब आते हैं तो मालूम चलता है आज अधिकारी नहीं बैठा,
आज ये परिस्थिति है, आज ये परिस्थिति है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी बैठे। एक हमारे रेवेन्यू बेंच है जो अजमेर चलती है, हमारी पहली मांग है कि जब भरतपुर से कोई भी आएगा और रेवेन्यू अजमेर जाएगा, अलवर वाला भी अजमेर जाएगा, जयपुर को छोड़ के अजमेर जाना पड़ता है। तो हमने पूर्व में भी राजस्थान सरकार से मांग की थी कि रेवेन्यू बेंच की जो बेंच जो चल रही है हमारे जयपुर में, वो 2 वीक चलती है, उसको 4 वीक किया जाए, स्थायी किया जाए। और यहाँ पे जो पत्रावली है जयपुर जिले में जो पेश होती है वो यहीं पेश हो और यहीं सुनवाई कंटिन्यू चले पर मंथ। इसके लिए मैंने पूर्व के कार्यकाल में जनहित याचिका लगाई थी राजस्थान उच्च न्यायालय में, जिसमें माननीय सीजे साहब ने आदेश भी दिया है राजस्थान सरकार को कि वो है ना जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट बार की जो एप्लीकेशन है उस पर तुरंत सुनवाई करके और सर्किट बेंच के लिए प्रयास करें और राजस्थान सरकार सुने। सर एक सवाल पूछना चाहूंगी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो प्रभावशाली मैं कहूंगी अधिवक्ता होते हैं वो तो अपने काम निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार क्या जूनियर्स होते हैं वो अपनी बात ही नहीं कह पाते हैं। आप तक भी बातें आती होंगी, उस दौरान क्या करते, कैसे सुनते हैं उनकी बातें? ऐसा नहीं है, हमारे जो बार एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन लगभग है ना जो जब कार्यालय चलता है ओपन रहती है, जो भी जूनियर अधिवक्ता सबके पास हमारे नंबर है। और कभी भी किसी परिस्थिति में रात को भी अगर किसी जूनियर अधिवक्ता को कोई कार्य पड़ता है, जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल के समय भी जूनियर अधिवक्ताओं के आर्थिक रूप से सामना करना पड़ा था, उसके लिए भी हम गुप्त तरीके से उनकी हेल्प की थी और ओपन बार ने हेल्प की थी, बार काउंसिल ने भी हेल्प की थी, हमने सबने भी हेल्प की थी। अच्छा सर, आपने अपनी जीत का श्रेय किसको दिया? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है आपने तो युवाओं को दे दिया अपना जीत का श्रेय, जो युवा अधिवक्ता है। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा हमारी बार एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड युवा अधिवक्ता हैं जो 5 साल से वकालत में है, और सीनियर अधिवक्ता भी है, मैं उनका भी सम्मान करना चाहूँगा, उनका भी आशीर्वाद पूरा रहा है, पूरा सहयोग। लेकिन सबसे ज़्यादा युवा अधिवक्ता, क्योंकि युवा अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। और मैंने एक सिस्टम बना रखा, किसी भी अधिवक्ता का फोन आए कभी भी आए उसके कार्य के लिए हरदम तैयार रहता हूँ। मेरी वकालत को छोड़ के भी मैं पहले अधिवक्ता की समस्या पर ध्यान देता हूँ। सर एक वकील बनने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि पत्रकार बनने में कितनी लगती है वो मुझे पता है, लेकिन एक वकील बनने में, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि चैम्बर अलॉट हो गया है या कोई प्राइवेट वकील है तो वो खुद का ऑफिशियल खोलकर बैठ सकता है, लेकिन अगर मैं पूरे में तरीके से बात करूं कि एक वकील बनने में कितनी मेहनत लगती है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, एक वकील बनने के लिए काफ़ी समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं खुद 2003 में LLB करके वकालत में आया था। मेरे गुरुजी भंवर सिंह जी चौहान, उनके बाद मैंने वकालत की। तो ये मानो कि रात को 12-1 बजे पहले हम ऑफिस से फ्री नहीं होते थे और सुबह 8 बजे हम बॉस के घर पहुंच जाते थे, ऑफिस पहुंच जाते थे और लगातार वकालत करी और वकालत करी। मैंने उनके पास लगातार 2014 तक जूनियरशिप की। आज भी मैं उनके पास ही हूँ एक तरह से देखा जाए, और उनका आशीर्वाद है पूरा। सर एक सवाल जानना चाहूँगी, अक्सर जब मैं कोर्ट परिसर के बाहर जाती हूँ तो मैं युवाओं को बहुत देखती हूँ, युवा में क्रेज कहूँ या कहूँ कि वो ललाहित है इस चीज़ के लिए कि वकील ही बनना है। नहीं, ऐसा नहीं है। युवा अधिवक्ता हरदम कंटिन्यू आते हैं। मैं 2003 में LLB की, हमारे समय भी ऐसा लगता था युवा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और उस टाइम भी काफ़ी हमारे बेच के आज सबसे ज़्यादा वकालत में 2003 वाले। और जैसे जैसे नए आते हैं युवा अधिवक्ता आते हैं, फिर अपने हिसाब से वो सेट हो जाते हैं वकालत में, जो रह पाते हैं वकालत में रहते हैं, जो RJS बन पाते हैं, जो APP बन पाते हैं, या फिर कोई कंपनियों में एजे जाते हैं तो कंपनी में चले जाते हैं। युवा अधिवक्ता सब धीरे धीरे हर साल आते हैं और हज़ारों की संख्या में आते हैं। फर्क क्या देखते हैं सर आज की युवा पीढ़ी में और आपके, मैं समय की बात करूं तो दोनों में कितना फर्क नजर आता है आपको? ये आप सही कह रहे हो, आज की युवा पीढ़ी में और पहले के युवा पीढ़ी में फ़र्क है। क्योंकि पहले जो युवा अधिवक्ता आते थे वो सारे है ना, जो एक मैसेज आता था कि वो सीनियरों के पास सीखना करना, ये आज जो युवा अधिवक्ता आते हैं वो जूनियरशिप है ना कम से कम कर पाते हैं। मैंने खुद ने 10-15 साल जूनियरशिप की है, लेकिन आज के युवा अधिवक्ता 2 साल 1 साल जूनियरशिप करेंगे और अपने इंडिविजुअल काम करने के सोचते हैं, इंडिविजुअल काम ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। उसमें कहते हैं कि जो आधा सीखा हुआ आदमी होता है वो पूरा काम नहीं कर पाता, और उसका क्या है कि देखो पूरा वकालत का कार्य है वो कम से कम 5 साल की जूनियरशिप के बिना सीख नहीं सकते। नहीं, कई युवाओं को ऐसा तो नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा आ गया क्योंकि अक्सर देखते हैं मोटरसाइकिल पे लिखा हुआ है अधिवक्ता, एडवोकेट, फलाना ढिमका, तो मैं ये चीज़ें देखती हूँ और वो भी युवा लोगों को देखती हूँ मैं, अक्सर बिना हेलमेट के घूमते हैं, अधिवक्ता चिपका लिया और पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है, हम तो युवा अधिवक्ताओं को सबके बोलते हैं कानून की पालना करें। मेरे पास भी कई बार युवा अधिवक्ता कोई इस तरह का पुलिस के पास ऐसी कोई बात होती है तो उनसे भी मैनेज करके प्रयास करते हैं। और ज़्यादातर युवा अधिवक्ता वो जब वकील बनते हैं तो कोई भी तो थोड़ा बहुत तो क्रेज तो रहता ही है। उस हिसाब से वो क्या है कि एक बार तो महसूस होता है जब कोई भी किसी वर्दी को पहनता है, या पुलिस युवा पुलिस होती है वो भी एक बार देखती है, उसको भी पुलिस के पूरे
वैसे क्या है कि धीरे धीरे सब वकालत में डल जाते हैं। क्रेज तो ठीक है सर, लेकिन क्रेज में कहीं जान न चली जाए। मैं अक्सर युवाओं को देखती हूँ, काला तो कोट पहन लेते हैं, सफेद शर्ट, काली पैंट और पीछे लिखवा लेते हैं अधिवक्ता, अब बिना हेलमेट के दौड़ाते हैं बाइक को। बिल्कुल इस तरह की बात है, वो गलत है, क्योंकि जो कानून है उसका तो पालन करना है, लेकिन अपनी जान सबसे बड़ी होती है। और हम तो ज्यादातर अधिवक्ताओं कहते हैं कि आप नियमानुसार चले, सारी बात। सर आरजेएस का आप जिक्र कर रहे हैं, आजकल मैंने कई युवाओं को देखा है पहले ही अटेम्प्ट में वो आरजेएस क्लियर कर लेते हैं। एक वकील से आरजेएस की प्रिपरेशन कैसे करें, कितना समय लग जाता है? आरजेएस के लिए पहले 2 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य थी, अब वो नहीं है। अब आजकल जैसे आप एलएलबी करते हो आरजेएस पे बैठ सकते हो, लेकिन जहाँ पे जो आरजेएस का मानस बना के रहते हैं वो एलएलबी करते समय आरजेएस की तैयारी करते हैं, और वो उस समय ही एलएलबी करते करते आरजेएस में आके फर्स्ट टर्म में पास हो जाते हैं। ये हमने देखा है। ज़्यादातर हमारे यहाँ महिला अधिवक्ता है, वो आरजेएस फाइट करके जो 33% है उससे भी ज़्यादा महिला अधिवक्ता आ रही है। उसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि महिला अधिवक्ता काफ़ी आ रही है। सर अक्सर मैं फिल्मों में देखती हूँ कि वकील झगड़ा बहुत करते हैं तो क्या सच में ही जब आप लोग कोर्ट परिसर में होते हैं तो इसी जो फिल्म में हमको दिखाया जाता है कि वकील साहब फुल फॉर्म में रहते हैं और वो जज साहब के सामने मतलब बेधड़ाक होके बातें करते हैं, क्या ऐसा होता है कोर्ट परिसर में? ऐसा नहीं है। अगर हमारी बात रखनी है और जज साहब को हम कहते हैं तो जज साहब हमारी बात सुनने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। झगड़ा वाला माहौल नहीं होता, एक अपनी बात रखने के लिए तेज आवाज़ में भी कहते हैं और उस तरह से कहते हैं, बाकी झगड़े का नहीं होता। बाद में कॉमन जब पैरवी होने के बाद में बात होती है, जब रूटीन में साथ बैठ कर चाय पीते, आमने सामने एडवोकेट है, वो भी तेज आवाज़ में इस तरह से बात होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसी तरह से मैसेज ये जाए कि झगड़ा वाला माहौल हो। तो सर पहले भी आप एक बार अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं, कुछ चीज़ें पेंडिंग रही होंगी जो लगा कि एक बार वापस से चुनाव लड़ना है, उन चीज़ों को पूरा करना है, कुछ काम आपके जहन में आ रहे हो याद कि ये पुराने रह गए थे इस बार लेकिन पूरा कर लेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हम रेवेन्यू बेंच की जो बोर्ड की बेंच है उसको जयपुर में कंटिन्यू स्थायी रूप से लाने के लिए प्रयास करने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। पिछले कार्यकाल में वो आ नहीं पाई, प्रक्रिया रही और अभी विचाराधीन है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। एक हमारे जो कलेक्ट्रेट परिसर में गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक निःशुल्क एकल खिड़की चलती थी, उस एकल खिड़की को भी प्रशासन द्वारा ठेका नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया गया था। वो एकल खिड़की हम हमारे स्तर पे अगर प्रशासन चलाता तो ठीक, हमारे स्तर पे बारिश द्वारा चलाया जाएगा। एक हमारे जो है निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए हम एडीआर सेंटर की हमको बिल्डिंग बनाने की एमएलए कोटे से जगह मिली है, उस एडीआर सेंटर को हम चालू करेंगे कि कलेक्ट्रेट परिसर में जो भी आम आदमी आए उसको निःशुल्क पैरवी करने के लिए एडीआर सेंटर में आए, किसी प्रकार की वो राय ले सकता है निःशुल्क। ये कार्य हमारे महत्वपूर्ण रहेंगे। सर ये निःशुल्क का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वकीलों की फीस नहीं दे पाते हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स हायर तो कर लेते हैं बट नहीं दे पाते हैं, तो आप लोगों तक कैसे पहुँचे कि निःशुल्क उनके केस जो है वो सॉल्व हो जाए, किस तरीके से आप तक वो पहुँच सकते हैं? बिल्कुल सही है। हमने बार एसोसिएशन के द्वारा एक कमेटी बना रखी है निःशुल्क पैरवी के लिए और उन अधिवक्ताओं को नियुक्त कर रखा है जो निःशुल्क पैरवी करती है। उन अधिवक्ताओं को हम कंटिन्यू है ना, जो उनके नंबर हमने चस्पा कर रखा है, जो भी कोई वहाँ आता है तो वो निःशुल्क अधिवक्ताओं से पैरवी करने के लिए मिलता है और हम निःशुल्क पैरवी बार एसोसिएशन के द्वारा कराते हैं। इसी क्रम में हमें एडीआर सेंटर है उसकी बिल्डिंग तैयार हो रही है डिस्ट्रिक्ट बार की, वहाँ कंटिन्यू 5 एडवोकेट कंटिन्यू बैठेंगे जो निःशुल्क पैरवी करने के लिए आएगा, जो सक्षम नहीं है उसके लिए पैरवी करेंगे आम नागरिक की। सर सरकारी वकील अलग होता है और प्राइवेट वकील अलग होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में और दोनों के कामकाजों में कितना अंतर होता है? बिल्कुल मैम आप सही कह रहे हो। सरकारी एडवोकेट जो होता है, जो एक स्टेट केस होता है उसमें सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूशन की तरफ से पैरवी करते हैं। मेरी वाइफ भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है और सरकारी एडवोकेट है, वो सरकार की पैरवी करता है। जो परिवादी होता है, परिवादी का केस जो फाइल होता है, एफआईआर दर्ज होती है, उसका चालान फाइल होता है। और प्राइवेट एडवोकेट होता है, मुलजिम की तरफ से पैरवी करता है और मुलजिम को बरी कराने का प्रयास करता है। सरकारी एडवोकेट चाहता है कि जो अपराध हुआ उसमें सजा हो और उसकी पैरवी करके सजा कराने का प्रयास किया जाता है। तो मतलब घर में तो नहीं लड़ते हो ना आपस में? ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों घर में वकील और बच्चे चुप हो जाओ करते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। वो गवर्नमेंट एडवोकेट है, वो अपने स्तर पर पैरवी करते हैं।
वो जिस न्यायालय में उनकी पोस्टिंग होती है उस न्यायालय में आज तक नहीं जाता और कभी उनके ऑफिस में भी नहीं गया आज तक। तो मतलब कहीं ना कहीं डर तो है, घर में भी डर बरकरार है सर। कॉलेज टाइम का जिक्र कर लेते हैं। चलिए सर, स्कूलिंग हुई, उसके बाद आप कॉलेज में आए, तो वकील बनना ही क्यों चुना? कुछ और भी बन सकते थे आप कि, या फिर आप भी, मैं कहूँगी क्रेज था आप में भी काला कोट पहनने का? मैं अग्रवाल कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। अग्रवाल कॉलेज में मैंने 2 चुनाव लड़े थे, महासचिव और उपाध्यक्ष का मैं 2 चुनाव में विजय हुआ था। उसके बाद लॉ कॉलेज में आए थे। लॉ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो भी हमारे समय अध्यक्ष रहे थे उनका सबका सहयोग किया था, उनके साथ लगे थे। फिर बाद में जैसे लॉ में एडमिशन लिया तो हमारा लॉ करने के बाद वकालत का रहा कि वकालत करेंगे, क्योंकि वकालत के प्रति शुरू से ही रुझान था। परिवार में कोई एडवोकेट नहीं था और एडवोकेट को एक वो माना जाता था, तो हमने ज़्यादातर एडवोकेट का वो चुना कि एडवोकेट बनेंगे। एडवोकेट बनेंगे, और एडवोकेट बनते बनते सर अध्यक्ष बन गए। वो तो सब हमारे जो साथी है, जो अग्रवाल कॉलेज से लेके लॉ कॉलेज से लेके आज तक जो सीनियर साथ के और जूनियर जो नए जुड़ते गए, वो सबके सहयोग से अध्यक्ष बन गए। आगे की क्या प्लानिंग्स है कि आगे सर ये कुछ नई चीज़ें करनी है, और वो भी एडवोकेट्स के हित में? बिल्कुल, आगे की प्लानिंग है एडवोकेट्स के, जो हमारे कलेक्ट्री परिसर में, सेशन कोर्ट में जो हमारे पेंडिंग कार्य पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। युवा अधिवक्ताओं का जो स्टाइफंड और सीनियर अधिवक्ताओं का जो पेंशन राजस्थान सरकार से, एक लाइब्रेरी के लिए लोन निःशुल्क मिले अधिवक्ताओं को, इन कई चीज़ें जो हमारी विचारधीन है, जो हम लगातार पूर्व में करते आ रहे हैं। तो सारे वकील समुदाय लेके, प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, इनको लेके हम बड़े स्तर पर कार्य करेंगे और सारे एक बार हम जयपुर जिले की मीटिंग बुलाएंगे, उसके बाद में फिर आगे राजस्थान स्तर की मीटिंग बुलाएंगे। तो आपने सुना कि राजावत साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई आज अधिवक्ताओं को लेकर, लेकिन सर मेरा एक पर्सनल सवाल है कि हमेशा देखते हैं कि केस सालों साल पेंडिंग पड़े रहते हैं, तो पेंडिंग क्यों पड़े रहते हैं? मुझे इसका जवाब आपसे सुनना है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो बहुत सालों तक पेंडिंग चलते रहते हैं, और ख़ास तौर पर कि तलाक के केसेस पे मैं बात ज़रूर करूँगी कि तलाक के केसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा मैं देखती हूँ कि साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, पेंडिंग चलते रहते हैं। क्या वजह रहती है सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जो हमारे यहाँ कई पुराने मुकदमे हैं, जो सिविल कोर्ट में भी है, सिविल मामले हैं, वो काफ़ी सालों से विचाराधीन है पुराने। और जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट में तलाक से संबंधित केस, एक्चुअली क्या होता है कि आजकल परिवार में है ना, जो सामंजस्य नहीं होने के कारण तलाक के मुकदमे काफ़ी आ रहे हैं। फैमिली कोर्ट पहले हमारे यहाँ 2 चलती थी, आज फैमिली कोर्ट 6 हो गई, और फैमिली के मामले इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या है कि एक सामंजस्य के कारण फैमिली मामलों में क्या है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। मेरे पास काफ़ी चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के झगड़े में बच्चों का भविष्य खराब होता है। मेन तो क्या, मुकदमे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए डिले हो रही है। सब जगह मुकदमे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फैमिली कोर्ट के। तो सर ये जो आप फैमिली की बात बता रहे हैं, तो इस तरह के केस तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन में 10-12 तो आ ही जाते होंगे आपके पास। अभी ये तो अमूमन चीज़ हो चुकी है। जयपुर में महिला थाने 4 हैं, एक ग्रामीण थाना महिला, कुल 5 थाने महिला थाने हैं, जिनमें ये कंडीशन है कि अनुसंधान अधिकारी बहुत कम है और वहाँ पे व्यवस्था भी बहुत कम है। न तो बैठने की, अनुसंधान करने में सहयोग नहीं मिल पाला प्रशासन को। इस तरह से वहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और बहुत मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। समझाने की कोशिश भी करते होंगे सर, लोगों को नहीं समझते होंगे उस दौरान? बिल्कुल, पहला प्रयास मेरे पास, अगर लड़के की तरफ से केस आया चाहे लड़की की तरफ से, मैं पहले सामंजस्य कराने का प्रयास करता हूँ। किसी भी तरह से सामंजस्य व्यवस्था बैठे, नहीं बैठती जब लीगल कार्रवाई हम करते हैं, नहीं लीगल कार्रवाई करने की सोचते नहीं है। सर एक मैं दहेज के केस की और बात करूँगी, ये भी आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, इसको लेकर कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल सही है कि दहेज के मुकदमे का जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। आजकल दहेज के मुकदमे जो हो रहे हैं वो ज़्यादातर झूठे हो रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी तरह से मनमुटाव होता है, आपस में विवाद होता है। उस विवाद की आड़ में आप झूठा मुकदमा करते हैं। खैर अभी तो जो दहेज के मुकदमे में है, आजकल गिरफ्तार करना बंद कर दिया। ये जो है ना, जो चालान फाइल होने लग गया डायरेक्ट, उससे काफ़ी रिलीफ मिल गया। इस तरह के मुकदमे बढ़ रहे हैं और अभी कंडीशन ये है कि कोर्टों में भी सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। सर आप तो केस लड़ते दिन भर, क्रिमिनल्स भी मिलते होंगे, डराते भी होंगे आपको। कभी ऐसे कोई मिले हैं जिन्होंने धमकाया हो, डराया हो, या कोई स्टोरी हो ऐसी रिलेटेड? मेरे साथ तो ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल ने मेरे को धमकाया हो, लेकिन काफ़ी अधिवक्ता मिलते हैं हमारे पास, बाहर में भी आते हैं। साहब मैं उसकी पैरवी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी को उधर से धमकी आ रही है, इधर से धमकी आ रही है।
फिर हम बाकायदा उन अधिवक्ताओं को लेके एसएचओ को फ़ोन करते जी। हैं और डीसीपी साहब से मिलते हैं और सब पुलिस पूरी कोऑपरेट करती है और उन वकील साहब को पूरा रिलीफ दिलाती है। सर, एक आखिरी सवाल के साथ इस वार्ता को खत्म करेंगे। एक अच्छा वकील बनने के लिए और समाज को कोई बढ़िया मैसेज देने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? अच्छा वकील बनने के लिए और समाज को मैसेज देने के लिए मैं ये निवेदन करूंगा कि आप जो भी आपके साथ वाले हैं उनको पूरा सहयोग करें जी। आप कभी भी गलत चीज़ का सपोर्ट नहीं करें और जो भी अपने साथ के उनके साथ खड़े रहें। जब भी उनको कोई समस्या है साथ रहें, सबका फ़ोन उठाएं, सबसे बात करें। आपसे अगर समाधान हो सके तो समाधान करें, लेकिन उनको मिल के या फ़ोन उठा के संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी, चलिए गजराज जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। और मिठाई ज़रूर खाएंगे, आपकी मिठाई उधार है अभी, लेकिन आपको ढेर सारी विशेष है हमारा समाचार की टीम की तरफ से। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में आपने देखा कि गजराज सिंह जी दूसरी बार विजयी घोषित हुए हैं और इसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी सारी मोटिवेशनल चीज़ें बताई है और एक बढ़िया वकील बनने के लिए आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या प्लानिंग्स होनी चाहिए, इसके साथ साथ ही किस तरीके से एक वकील को काम करना चाहिए, साथ ही साथ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी आपने बताया है कि वकीलों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। इसके साथ जो भी न्यायालय परिसर में होता है वो सारी चीजें आज हमने सर से जानी है। एक बार फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय और वो भी मेरे साथ। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारा समाचार के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और बने रहिए हमारा समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।